क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 चल रहा है। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दो वीडियोस में हम चैप्टर 7 को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हम धारा मापी को समझने जा रहे हैं। धारा मापी क्या है? देखिए, इससे पहले आप कुछ जानकारी आप रखते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धारा मापी। ये विद्युत परिपथ में धारा के संसूचन के लिए आवश्यक युक्ति है। धारा मापी के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और धारा मापी को, इसे हम इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, धारा मापी को या गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। धारा मापी की सहायता से हम अमीटर प्राप्त करें और धारा मापी की सहायता से हम वोल्टमीटर प्राप्त करें। ये आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, जिसे G2V कहते हैं। धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, जिसे G2A कहते हैं। धारा मापी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक चल कुंडली धारा मापी, एक चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी और एक होता है चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे हमें अध्ययन करना है। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा कीलकित कुंडली धारा मापी। कीलकित कुंडली धारा मापी। ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इन दोनों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निलंबित कुंडली धारा मापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक को लिख लेते हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। निलंबित कुंडली धारा मापी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। निलंबित कुंडली धारा मापी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी संरचना का ज्ञान होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। और इसमें जो कुंडली है वो तांबे के पतले और इंसुलेटेड वायर से मिलकर बनी हुई है। और इस कुंडली को हम एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट देते हैं और इस फ्रेम को हम शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं। और चुंबकीय ध्रुव नाल खंड की शेप में है, यानी अवतलाकार है। और कुंडली जिस तार से सस्पेंडेड होती है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज का तार होता है। और इसमें आप देख सकते हैं एक दर्पण लगा हुआ है। ये इसका डिफ्लेक्शन, विक्षेप जानने के लिए हम दर्पण लगाते हैं। तो ऊपरी सिरा आप देख सकते हैं संयोजक पेच T1 से जुड़ा हुआ है। और कुंडली का जो दूसरा सिरा है वो स्प्रिंग की सहायता से संयोजक पेच T2 से जुड़ा हुआ है। इसमें धारा प्रवाह के लिए हम T1 और T2 इन दोनों का उपयोग करते हैं। संयोजक पेचों की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। यानी T1 और T2 के मध्य अगर हम बैटरी लगा देते हैं
तो कुंडली में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो दर्पण की सहायता से हम जो विक्षेप प्राप्त करते हैं वो विधि है लैंप स्केल व्यवस्था। लैंप स्केल व्यवस्था से हम दर्पण के ऊपर प्रकाश पुंज आपतित करते हैं, उससे हम विक्षेप की जानकारी ले सकते हैं। और कुंडली के अंदर हम एक मुलायम लोहे का एक बेलन रखते हैं जिसे क्रोड कहा जाता है, और इसे इस प्रकार से लगाते हैं कि कुंडली को कहीं स्पर्श नहीं करे। तो ये थी इसकी संरचना। जो डायग्राम है इसे आप ध्यान से देखें। एग्जाम में जब इसकी संरचना के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें एक विक्षेपक बल कार्य करता है। आपको पता है, जब किसी धारावाही कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, रोटेशन होता है उसमें, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? विक्षेपण। इस प्रकार ये कुंडली लटकी हुई है, ये T1 सिरा और ये T2 सिरा। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, ये ध्रुव खंडों के बीच में ये N और S, तो इसमें धारा प्रवाह से कुंडली में क्या होगा? विक्षेप होगा। विक्षेप का जो सूत्र है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है? बल आघूर्ण टॉ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। N क्या है? फेरों की संख्या। I है कुंडली में प्रवाहित धारा। A है कुंडली का क्षेत्रफल। इस प्रकार ये कुंडली का एक क्षेत्रफल है। B है चुंबकीय क्षेत्र। और साइन थीटा क्या है? देखिए, साइन थीटा है A व B के मध्य कोण। कुंडली के तल के लंबवत जो दिशा है वो क्षेत्रफल की दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो N से S की ओर है, इन दोनों के मध्य जो कोण है A के मध्य और B के मध्य कोण थीटा है। लेकिन इनकी जो आकृति है वो अवतलाकार है। त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यहां पर त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित क्यों करते हैं? त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने का कारण क्या है कि प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री रहे, यानी A और B के मध्य कोण 90 डिग्री रहे। विक्षेपण की प्रत्येक स्थिति में, विक्षेप की प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान क्या रहे? 90 रहे। तो इसलिए कुंडली अवतलाकार ध्रुव खंडों के मध्य रखी जाती है। तो ये इसका कारण है, क्योंकि अवतलाकार होंगे। देखिए, इस प्रकार से अगर ये अवतलाकार है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से रहेगा, रेडियल रहेगा, रेडियल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा इस प्रकार से। तो कुंडली की प्रत्येक स्थिति में अगर आप देखें, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो A के लंबवत रहता है, A के लंबवत रहेगा। इस प्रकार से S की ओर जा रही है, इस प्रकार से फैलाव हो रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में 90, यहां भी 90, यहां भी 90, इस प्रकार। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये ध्रुव खंड अवतलाकार क्यों लिए जाते हैं? कारण विक्षेप की प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान हम 90 रखना चाहते हैं, इसलिए। तो थीटा का मान 90 रख दें। ये है विक्षेपक बल आघूर्ण है ये। तो टॉ विक्षेप इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, थीटा का मान 90 है। NIAB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1।
तो टॉ का मान हो गया NiAB। क्लियर है? अब देखिए आप, एक इक्वेशन तो ये है, क्लियर है यहां तक। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और वो कुंडली कहाँ रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो उस स्थिति में इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है धारा प्रवाह के कारण। जैसे ही धारा प्रवाह रुकता है, इसमें विक्षेप का मान शून्य हो जाता है। अब देखिए, जब ये तार, इसमें ऐंठन होगा, जब ये तार मुड़ेगा, इस तार में ऐंठन के कारण एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क कार्य करता है। जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार ये जो तार है, जब इसमें मरोड़ हम देते हैं तो ये तार अपनी पूर्वावस्था में आना चाहता है। तार जैसे ही मुड़ेगा, तार एक बल लगाएगा पूर्वावस्था में आने के लिए, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो देखिए, साम्यावस्था की स्थिति में ये विक्षेपक बल आघूर्ण और प्रत्यानयन रीस्टोरिंग टॉर्क, वो दोनों बराबर होते हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ फाई, अगर विक्षेप का मान फाई है, गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो फाई, तो यहां अगर विक्षेप है फाई, तो प्रत्यानयन रीस्टोरिंग टॉर्क उसका मान होता है C फाई। अगर तार में ऐंठन कोण फाई हो तो लगाया गया बल आघूर्ण है वो C फाई होता है। C यहां पर कुंडली से संबंधित नियतांक है, फाई यहां पर विक्षेपक कोण है। क्लियर? अब ये दोनों क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर रख देते हैं साम्यावस्था की स्थिति में, तो R, तो ये आ गया NiAB इक्वल्स टू C फाई। इससे आप I का मान निकाल सकते हैं, C/NiAB फाई। यहां देखिए सॉरी, यहां हमने क्या किया है, यह सिद्ध किया है कि I समानुपाती फाई है, तो इसको हम I इक्वल्स टू K फाई लिखते हैं, जहां K का मान C/NiAB है। तो I समानुपाती फाई। हमने क्या देखा, विद्युत धारा का मान विक्षेप के समानुपाती है। धारा का मान जितना अधिक होगा उतना ही विक्षेप अधिक होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जितना अधिक विक्षेप होता है, उसके जीरो से परिपथ में धारा का मान उतना ही अधिक होता है। तो वो सिद्धांत आप देख सकते हैं यहां से लागू हो रहा है। क्लियर है? यस। K एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक। क्लियर है? तो K का मान C/NiAB है। तो ये था इसका सिद्धांत, और यही हमें बताना था कि जो उत्पन्न विक्षेप है उसका धारा से सीधा संबंध है। ये इसकी थ्योरी है। अब इसमें हमने एक मिरर लगाया, यहां पर एक दर्पण लगाया हुआ है, आपने डायग्राम में देखा है। इस दर्पण का क्या कार्य है, देखिए, ये तार में
ऐंठन से संबंधित जो विक्षेप है फाई, उसका मान ज्ञात करने के लिए लगाया गया है। लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा लैंप से प्रकाश इस पर आपतित करते हैं और फिर इसका मापन करते हैं। तो देखिए, अगर सामान्य अवस्था में जब ये दर्पण है, ये दर्पण ये सीधी आ रही है और सीधी जा रही है, अगर हम किसी समतल दर्पण पर प्रकाश का आपतन करते हैं तो वो उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन अगर इसमें विक्षेप हो गया फाई, प्रकाश तो वहीं से आ रहा है, सोर्स तो वहीं है, अब इसका अभिलंब यहां है, इसमें किस कोण से परिवर्तन हुआ? फाई कोण से। ये घुमाया गया था फाई कोण से। अभिलंब से हम देख रहे हैं, अभिलंब से इसमें कोण हो गया फाई। तो अब आप देखिए, ये कोण फाई है, सॉरी, ये कोण फाई है, तो अब आप देख सकते हैं ये कोण भी फाई होगा। यानी अब अगर इसमें फाई कोण में परिवर्तन हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये कोण फाई है। ये कोण अगर फाई है तो अभिलंब से उतना ही कोण बनकर यहां परावर्तन होगा, तो ये हो गया 2 फाई। आप देख सकते हैं 2 फाई है ये। अब अगर हम इसको इस तरह देखें, ये 2 फाई और ये दूरी है कैपिटल डी और ये है डी। लैंप स्केल को अगर हम देखें तो ये तो है मिरर और ये है स्केल। स्केल पे विस्थापन डी, यहां से यहां से प्रकाश आ रहा है और यहां पहुंच रहा है, तो ये विस्थापन स्केल पर डी है। और ये दूरी है मिरर की, दर्पण की स्केल से दूरी। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप डी अपॉन डी। और डी का मान लगभग 1 मीटर लिया जाता है इस प्रयोग में, तो ये हो गया डी, क्योंकि डी बराबर हम लेते हैं 1 मीटर। तो फाई का मान डी अपॉन 2। आप देख सकते हैं फाई में और डी में सीधा संबंध है। अगर इसके साथ इसको रिलेट करें, आई समानुपाती फाई, फाई समानुपाती डी, इस समीकरण का उपयोग करते हुए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई समानुपाती फाई समानुपाती डी, राइट। यानी ये जो विक्षेप है, ये स्केल पर जो यहां से आपतन हो रहा है, यहां पुनः मिलन हो रहा है। देखिए, स्केल से यहां से प्रकाश आ रहा है और यहां पहुंच रहा है, तो ये डी दूरी है। तो ये विस्थापन भी फाई पर निर्भर कर रहा है। क्लियर? तो ये था इसका सिद्धांत। ये धारामापी का सिद्धांत था। अब देखिए, हम नेक्स्ट धारामापी से संबंधित कुछ पदों को हम समझ रहे हैं। धारा सुग्राहिता, वोल्टा सुग्राहिता, इन दोनों पदों का अध्ययन कर रहे हैं। निलंबित कुंडली धारामापी से संबंधित अगर संरचना और सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो वो आप यहाँ तक लिखेंगे। इसमें आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, इससे संबंधित जो भी व्याख्या है वो करेंगे और फिर इसका सिद्धांत लिखेंगे। अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी का हमने यहाँ अध्ययन कर लिया है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, निलंबित कुंडली धारामापी की व्याख्या कीजिए या उसकी संरचना सहित सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आपको यहीं तक करना है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं धारामापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, सुग्राहिता का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे? सुग्राहिता यहाँ 2 प्रकार की है। एक तो धारा सुग्राहिता और दूसरा है वोल्टा सुग्राहिता।
वोल्टा सुग्राहिता। क्लियर है? यानी धारा मापी धारा के लिए किस प्रकार से सुग्राही है और वोल्टा के लिए किस प्रकार से सुग्राही है, इसके लिए दो अलग अलग पद हैं। ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए या वोल्टा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। देखिए धारा सुग्राहिता क्या है, इसे हम लिखते हैं एस आई से। एस स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी और आई करंट से संबंधित है। ये है विक्षेप अपॉन धारा। एकांक धारा के लिए कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ, यानी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें विक्षेप का जो मान है वो धारा सुग्राहिता को व्यक्त करता है। एकांक धारा के लिए विक्षेप, अगर आप इसको लिख लें, एकांक धारा के लिए विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। और उसी प्रकार यहां हम देखेंगे एकांक वोल्टा के लिए, एकांक वोल्टा के लिए विक्षेप को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं, एसवी कहते हैं। तो आप देखिए यहां पर एस आई इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। एस आई का मान क्या है? फाई अपॉन आई। अब देखिए हमने पहले निकाला था अभी हमने आई बराबर लिखा था के फाई। ये परिवर्तन गुणांक गुणा विक्षेप, ये धारा। फाई का मान आप यहां से पुट कर सकते हैं। फाई का मान कितना प्राप्त हो गया? आई अपॉन के। तो यहां पुट कर दें तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा? एस आई इक्वल्स टू आई अपॉन के डिवाइडेड बाई आई। इसमें आप देख सकते हैं आई अपॉन आई के, आई से आई कैंसिल, तो क्या मान प्राप्त हुआ? एस आई इक्वल्स टू 1 अपॉन के। यानी परिवर्तन गुणांक के का जो व्युत्क्रम है वो धारा सुग्राहिता को व्यक्त करता है। इसको आप चाहें तो NIAB के पदों में भी लिख सकते हैं, बड़े इतना काफ़ी है। ये धारा सुग्राहिता को व्यक्त कर रहा है। धारा सुग्राहिता का मात्रक क्या होना चाहिए? देखिए हमने लिखा एस आई इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। ये डिवीजन प्रति एम्पियर, इसका जो मात्रक है वो डिवीजन प्रति एम्पियर को व्यक्त कर रहा है। तो ये था धारा सुग्राहिता। डिवीजन यानी कितना खाने का विक्षेप हो रहा है, तो उस आधार पे हम डिवीजन लिख रहे हैं। अब वोल्टा सुग्राहिता की बात कर रहे हैं कि वोल्टा सुग्राहिता क्या है? एकांक वोल्टा के लिए विक्षेप को एसवी कहते हैं, यानी वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। अब इसका अध्ययन करते हैं। एस वी इक्वल्स टू वी अपॉन फाई। यहां पर क्या लिखा जाएगा? फाई लिखा जाएगा। क्लियर है? इसको कहते हैं हम वोल्टा सुग्राहिता। क्लियर है? अब इसका मात्रक क्या होगा? डिवीजन प्रति वोल्ट। फाई का जो मापन किया जा रहा है वो डिवीजन में किया जा रहा है खानों की संख्या से, तो डिवीजन प्रति वोल्ट में इसे लिखेंगे। अब यहां देखिए
अगर जो कुंडली है, ये धारा मापी की जो कुंडली है, इसका अगर प्रतिरोध G हो तो T1 और T2 के मध्य विभवांतर कितना होगा? इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, V बराबर IG, ओम के नियम से V बराबर IG किसको व्यक्त करेगा? T1 और T2 के मध्य विभवांतर को। तो यहां हम रख देते हैं phi अपॉन IG। तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, phi I बराबर के phi, ये पुट कर दें, के phi हो गया। तो SV का मान देखिए क्या होगा, आप इसको इसके पदों में लिख सकते हैं। phi का मान हम यहाँ कैंसिल करना चाह रहे हैं I को, तो phi का मान हो गया I अपॉन के डिवाइडेड बाई IG। आप देख सकते हैं I से I कैंसिल, 1 अपॉन के G। ये किसको व्यक्त करेगा? वोल्टा सुग्राहिता को व्यक्त करता है। यहाँ पर I जो के phi है वहाँ से इसको लिखते हुए SV इक्वल्स टू 1 अपॉन के जी, के का जो मान है वो यहाँ पुट कर सकते हैं। के का मान क्या था? के बराबर लिया था हमने NAB अपॉन C, C अपॉन NAB, सॉरी C अपॉन NAB। तो ये यहाँ पुट करेंगे, NAB ऊपर चला जाएगा, नीचे CG रह जाएगा। क्लियर? तो ये SV का मान है 1 अपॉन kg, आप याद रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। G क्या है? गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध। तो ये था गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। ये वोल्टा सुग्राहिता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके दक्षतांक की। दक्षतांक क्या होता है? देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, लेकिन दक्षतांक है एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। यहां पर देखिए थोड़ा अपोजिट है ये, इसको हम x से लिखते हैं। एकांक विक्षेप के लिए धारा को दक्षतांक कहते हैं, दक्षतांक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। अब अगर एकांक विक्षेप लेना है तो फाई कहाँ लिया जाएगा? हर में, और आई को ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसमें इसको व्यक्त किया जाता है x से। तो यहाँ परिभाषानुसार एकांक विक्षेप फाई और ऊपर आई। क्लियर है? तो x इक्वल्स टू आई बराबर है के फाई, तो आई बराबर के फाई अपॉन फाई, फाई से फाई कैंसिल, ये हो गया के। तो आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू के। व्युत्क्रम है ये, एस आई का व्युत्क्रम है। तो यहां से आप देखें धारा जो सुग्राहिता है उसका ये व्युत्क्रम है। तो आप देख सकते हैं धारा मापी का जो परिवर्तन गुणांक है वही दक्षतांक को व्यक्त करता है। और k का मान हमने क्या लिखा था? k इक्वल्स टू c अपॉन NAB, c अपॉन NAB। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने निलंबित कुंडली धारा मापी का अध्ययन किया है। देखिए इसमें दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तीन जो पार्ट हमने पढ़े हैं बाद में, धारा मापी की सुग्राहिता, एक तो वोल्टा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता और दक्षतांक, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषाएं।
तो धारा सुग्राहिता, वोल्टा सुग्राहिता और दक्षतांक, ये एक एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बड़े 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना की व्याख्या करते हुए इसका जो सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक काफ़ी। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है। थैंक यू।